अभिवृद्धि विकास या सर्वांगीण विकास, जो भी आप इसे नाम दें, या मानव विकास, अधिगमकर्ता का विकास, बाल विकास, कोई भी नाम दे। इसके इस 5वें एपिसोड में आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं। अब तक के जो 4 एपिसोड हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, उसमें हमने आनुवंशिकी का प्रभाव, आनुवंशिकी के सिद्धांत, वातावरण और उसके बाद में हमने प्रसव पूर्व अवस्था, यानी इन 4 पार्ट की हमने अब तक चर्चा की है। आज के इस एपिसोड में हम विकास की शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन पे चर्चा करेंगे। एक बार ये अवस्थाएं पूरी हो जाएंगे तो उसके बाद हम विकास के आयामों को लेंगे, जैसे संवेगात्मक, सामाजिक, भाषाई, नैतिक वगैरह। तो आज की इस कड़ी में हम विकास की अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रसव पूर्व अवस्था की चर्चा की थी और प्रसव पूर्व अवस्था का ये पार्ट आपने देखा भी था। कुछ रिफ्लेक्स बच्चों में पाए जाते हैं जो जन्म के समय बच्चे को अपने वातावरण के साथ एडजस्ट होने में या उसके जीवन को बचाने में बहुत काम आते हैं। आज हम विकास की अवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं जब शिशु का जन्म हो जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है। कोल का वर्गीकरण अलग है, हरलॉक का वर्गीकरण अलग है, और ये दोनों वर्गीकरण मैंने जो अपनी पुस्तक है उसमें वर्गीकरण डिटेल में इनका दे रखा है अवस्था का। आज हम एक संक्षिप्त वर्गीकरण इनका पढ़ते हैं, क्योंकि कई बार जो प्रश्न आते हैं वो कुछ ऐसे दे देते हैं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो कई बार इसमें एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। तो पहले तो इन अवस्थाओं के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो उसके जन्म के कुछ समय बाद से ही, यानी जन्म से ही उसकी अवस्थाओं को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे शेषावस्था को कुछ मनोवैज्ञानिक जन्म से 2 सप्ताह तक ही मानते हैं। वो ये कहते हैं कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, जब तक वो एक नवजात होता है तब तक ही उसकी इन्फेंसी है। इन्फेंट हम तभी बोलते हैं। उसके बाद में 2 साल तक उसकी हम बचपनावस्था यानी बेबीहुड कहते हैं, जिसको कई लोग टॉडलर कहते हैं, TODDLER, टॉडलर। उसके बाद में प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो एक बार हम संक्षेप में इनका छोटा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। वो वर्गीकरण क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब एक शिशु का जन्म होता है तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का जो समय होता है उसको मनोवैज्ञानिक शेषावस्था या इन्फेंसी कहते हैं। शेषावस्था या इन इंग्लिश वी कॉल इट इन्फेंसी। सेकेंड पार्ट आता है 2 सप्ताह से जब बच्चा लगभग 14 दिन का हो जाता है, उससे लेकर 2 साल तक की जो अवधि होती है उसे हम लोग कहते हैं बेबीहुड। बेबीहुड का मतलब होता है बचपनावस्था, बचपन की अवस्था होती है, दैट इज कॉल्ड बेबीहुड। लेकिन हम लोग जब स्टडी करेंगे तब हम इस बेबीहुड को और प्रारंभिक बाल्यावस्था को कंबाइंड कर देंगे, तो उसको हम कंबाइंड शेषावस्था बोल देते हैं मनोविज्ञान के हिसाब से। उसके बाद में 2 साल से ये अवस्था जो प्रारंभ होती है, ये 2 साल से लेकर लगभग 5 से 6 साल तक जो अवस्था चलती है उसको हम लोग नाम देते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक पूर्व बाल्यावस्था है। ये रिपीट करना पड़ेगा पूरा वीडियो, गलत बोल दिया। हाँ सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। तब हम इसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। जैसा हरलॉक ने 2 साल से 6 साल तक माना है कि ये 6 साल तक प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड रहता है। उसके बाद में 6 साल से लेकर लगभग 12 साल तक उत्तर बाल्यावस्था चलती है, यानी लेट चाइल्डहुड, यानी ये चाइल्डहुड का बाद वाला पार्ट है। उसके बाद में आ जाती है हमारी किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी हम प्रारंभिक में और उत्तर में डिवाइड कर देते हैं। पूर्व किशोर अवस्था को 11 से लगभग 13 साल तक लिया जाता है,
इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है कि लड़कियों में किशोरावस्था लड़कों से 1-2 साल पहले आ जाती है। लड़कियां जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़के थोड़ा विलंब से। हम तो वैसे ही थोड़े लेट चलते हैं, तो लड़कियां अर्ली मैच्योर होती हैं और लड़के थोड़ा लेट मैच्योर होते हैं। 11-12 से लेकर लगभग 13 साल तक का जो टाइम है, ये तो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है। और उसके बाद में 12-13 से लेकर आप ये कह सकते हैं कि 16-17 साल तक प्रारंभिक, यानी आप यहां 13 ले सकते हैं, तो 12-13 से लेकर 16-17 साल तक जो है वो प्रारंभिक यानी अर्ली एडोलसेंस चलता है। और उसके बाद में लेटर एडोलसेंस जो परिपक्व होने तक आप कह सकते हैं 19-20 साल तक चलता है। यह वर्गीकरण जो ज्यादा चर्चा करने वाला बिंदु नहीं है, क्योंकि ज्यादा चर्चा करने का बिंदु है इन अवस्थाओं की विशेषताएं, उनको हम समय देंगे। तो वो हमने अपनी बुक में इंक्लूड किया, तो आप वहां से इनको देख सकते हैं। हम लोग अपनी सुविधा के लिए जब हम बात करेंगे शिशुअवस्था की, तो हम इसमें 2 चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। एक तो हम इसमें बचपनावस्था इंक्लूड कर रहे हैं, जो आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक यानी 0 से 2 तक को भी इंक्लूड कर रहे हैं। और एक हम इसमें हर लोग के हिसाब से जैसे प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसको हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, यानी इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2 से लगभग 5 और 2 से 0 से 2, इन 2 को हम कंबाइंड पढ़ रहे हैं। अब देखिए जिन शेष अवस्था में क्या क्या विशेषताएं बच्चों के अंदर पाई जाती हैं और कौन कौन से गुणों को वो दिखाते हैं, ये अवस्था किन मामलों में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहां थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उनका विकल्प किस प्रकार का है। अगर आपके विकल्पों में प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जैसे शब्द आ रहे हैं, तब तो हमें इस एज क्राइटेरिया के हिसाब से चलना है। लेकिन अगर खाली बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था आ रहा है, तब हमें 0 से लेकर 5-6 साल तक को शेषावस्था मानना है, 6 से लेकर 11-12 साल तक को बाल्यावस्था मानना है, और आगे 18-19 तक हमें उसको किशोरावस्था मानना है। तो ये थोड़ा सा हमें ऑप्शन पर देखना पड़ेगा कि पेपर बनाने वाले ने ऑप्शन एज स्पेसिफिक दे रखा है या जनरल ले रखा है। हम अभी जनरल के हिसाब से बात करते हैं। देखिए 2 से 6 साल का समय पूरा, देखो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोल दिया और अभी मैं आपको फिर मेंशन कर दिया है। इसमें ये जो बिंदु आ रहा है ये जीवन का स्वर्ण काल, कुछ किताबों में किशोरावस्था को भी जीवन का स्वर्ण काल कहा है, कुछ में बाल्यावस्था को स्वर्ण काल, यानी सीखने के हिसाब से बाल्यावस्था को भी कई लोगों ने स्वर्ण काल माना है, भाषा विकास के हिसाब से कई लोगों ने पूर्व बाल्यावस्था को स्वर्ण काल माना है। तो अलग अलग इसमें मतभेद से हैं। फिलहाल कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवन का स्वर्ण काल, द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होती है, आपका जिंदगी के पहले 4-5 साल। यह सीखने का आदर्श काल है, इसमें बच्चा इतना ज्यादा सीखता है, इतना जल्दी सीखता है। ऐसे समय में बच्चे को यदि वातावरण से प्रॉपर उत्तेजना मिलती रहती है तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि देखो हमें तो फोन चलाना नहीं आता और हमारा बच्चा कुछ का कुछ भी ढूंढ लेता है। इसके पीछे रीजन यही है कि उनके जो न्यूरॉन है जो मस्तिष्क में है वो भी बहुत फ्लेक्सिबल है, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, थोड़ा ही समय हुआ है और वो चीजों को बहुत जल्दी कैच कर रहा है। जब आप बच्चे को मोबाइल देते हैं, जैसे आज से अगर 20-30 साल पहले देखें तो उतनी उत्तेजना नहीं मिलती थी जितनी उत्तेजना आज बच्चों को मिल रही है। उनके पास मोबाइल भी है, स्मार्टफोन है, उनके घर में टीवी है, अखबार, किताबें, इतनी सारी चीजें जो पहले नहीं उपलब्ध होती थी, आज इतनी ज्यादा उत्तेजना मिलने से बच्चों का जो सीखने का जो रेट है वो कुछ बढ़ी है, क्योंकि उनको बाहर से उत्तेजना बहुत ज्यादा मिल रही है। ये वो अवस्था है जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जिज्ञासा और अनुकरण, क्यूरियोसिटी एंड इमिटेशन। ये दोनों बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके इन्फेंसी की। क्यूरियोसिटी का मतलब बच्चा हर चीज को जानना चाहता है कि ये क्या है। मां से बच्चा इतने सवाल पूछता है, पिता से अपने इतने सवाल पूछता है, ये क्या 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 है। अगर बच्चा किचन में घुस गया तो वो हर एक चीज के बारे में, हर एक मसाले के बारे में, हर एक सब्जी के बारे में, हर एक बर्तन के बारे में, घर में है तो पंखे के देख के बोलेगा ये क्या है, लाइट की तरफ देख के बोलेगा ये क्या है, घड़ी है तो ये क्या है, हर चीज के बारे में वो जानना चाहता है। हम लोग अगर थोड़ा सा भी अगर उससे इरिटेट हो जाते हैं, अगर उससे परेशान हो जाते हैं और अगर हम उसको डरा देते हैं, धमका देते हैं, तो हम ये मान के चलिए कि उसकी जिज्ञासा अब के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी हम उसकी जिज्ञासाओं को रोक रहे हैं।
हमें कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। एज ए गार्जियन, बच्चा कभी भी क्यूरी करता है, कोई भी क्यूरियोसिटी वो शो करता है, तो हमें उसकी क्यूरीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें पता हो तो दी बेस्ट है, नहीं पता हो तो आप कहीं से भी पता कीजिए और बच्चे को एकदम प्रॉपर सटीक जवाब दीजिए। उसको टालने की भी कोशिश मत कीजिए, उसको गलत जवाब देने की कोशिश भी मत कीजिए। और अगर कोई चीज के बारे में आप स्पष्ट नहीं है तो कृपया पहले आप स्पष्ट हो जाइए, उसके बाद बच्चे को जानकारी दीजिए। दूसरा, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है कि बच्चे दूसरों की नकल करते हैं। जैसा बंडूरा कहता है कि हम दूसरों को देखकर सीखते हैं, तो बच्चा दूसरों को देखकर सीखता भी है और अनुकरण भी करता है। पियाजे कहता है कि ये जो अनुकरण होता है, ये विलंबित अनुकरण की स्थिति होती है जीवन के प्रारंभिक 2 वर्षों में। ये डिलेड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण होता है। एक तो अनुकरण हो रहा है लाइव, जैसे मैं बोल रहा हूं तू मेरी नकल क्यों कर रहा है, और बच्चा मेरे जस्ट सामने बैठा मेरी नकल कर रहा है कि तू मेरी नकल क्यों कर रहा है। जैसे मैंने कहा चुप हो जाओ, बच्चा कह रहा है चुप हो जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ, बच्चा कह रहा है बैठ जाओ। ये क्या है? लाइव इमिटेशन, तुरंत हो रहा है। लेकिन पियाजे कहता है कि शेष अवस्था में यानी जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा डिलेड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण का प्रदर्शन करता है। इसका मतलब कि वो जो चीजें देख रहा है उनको अपनी मस्तिष्क की स्कीमा में स्टोर कर रहा है और बाद में किसी दूसरी परिस्थिति में कुछ अंतराल के बाद उनको शो कर देता है। जैसे बच्चे ने कहीं पर किसी को कोई एक्टिविटी करते देखा, मान लीजिए बच्चे ने अपने दादा को 2 दिन पहले लकड़ी से ऐसे चलते हुए देखा और 2 दिन बाद वो ऐसे ही लकड़ी से चल रहा है, तो वो तुरंत न होकर डिलेड हो रहा है, कुछ विलंब से हो रहा है। तो अनुकरण का मतलब होता है बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करना। ये इस अवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। आदतों के विकास के लिए गोल्डन पीरियड होता है। अच्छी आदतें, स्वास्थ्य, हाइजीन, अच्छे खाने पीने की समय पर उठने, इन चीजों के लिए बहुत जीवन का शुरुआती समय है ना। तो कच्चा फर्श होता है ना, तो जैसे फुटप्रिंट उसके ऊपर बन जाते हैं ना, वो फुटप्रिंट फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्थायी हो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है ये। फ्राइड और एडलर, ये दोनों ही आदमी जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं, दोनों ही आदमी कहते हैं कि जीवन के प्रारंभिक जो 5 वर्ष होते हैं वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फ्राइड कहता है कि बच्चा इड लेकर आता है, ईगो दूसरे वर्ष में विकसित हो जाता है, सुपर ईगो जिंदगी के 5वें वर्ष में विकसित हो जाता है। तो 5 साल तक तो वो तीनों एजेंट जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, निर्माण करते हैं, वो तीनों ही एजेंट 5 साल की आयु तक डेवलप हो जाते हैं। तो 5 साल की आयु तक तो आप ये समझ लीजिए कि ईड ईगो, सुपर ईगो तीनों आ गए। तो बच्चे की जो पर्सनैलिटी बननी थी वो तो जीवन के पहले 5 वर्षों के अनुभव से बन गई। ऐसी बात अल्फ्रेड एडलर ने अपने व्यक्तिक मनोविज्ञान या इंडिविजुअल साइकोलॉजी में कहा है कि जिंदगी के पहले 5 साल ये बहुत कुछ डिसाइड करते हैं कि बच्चे की लाइफ स्टाइल कैसी होगी। क्योंकि आपका जो अल्फ्रेड एडलर है वो लाइफ स्टाइल की बात करता है, स्टाइल ऑफ लाइफ की बात करता है। यानी हमारे अंदर हीनता मनोग्रंथि होती है, जन्म से हम बहुत कमजोर होते हैं और हम उन कमजोरियों को ओवरकम करने के लिए, उनसे पार पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर श्रेष्ठता की भावना विकसित करते हैं और जो सुपीरियरिटी हम डेवलप करते हैं, और उसको करने के लिए हम एक अपनी जीवन की एक शैली का चुनाव करते हैं जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, और वो हम जिंदगी के पहले 5 साल में चुन लेते हैं। ऐसा अल्फ्रेड एडलर का मानना है। तो फ्राइड हो चाहे एडलर हो, दोनों ही जिंदगी के पहले 5 साल के अनुभवों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। पियाजे कि अगर आप जिंदगी के पहले 5 साल की बात करें तो इसमें पियाजे की 2 अवस्थाएं कवर हो रही है। जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो पियाजे का समय है, जन्म से लेकर 2 वर्ष का समय, ये जो 2 साल का टाइम है, इसमें बच्चा संवेदना और गामक क्रियाओं के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है या अपनी दुनिया की समझ विकसित करता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष के समय में बच्चे के अंदर मोटा मोटी 3 गुण बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जाते हैं। पहला वस्तु स्थायित्व है। वो ये समझने लग जाता है कि जैसे मेरा अस्तित्व है, जैसे हर वस्तु का अस्तित्व है, वैसे ही चाहे वो नजर ना आए लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व रहेगा।
जैसे अगर एक 8-10 महीने के बच्चे के हाथ से खिलौना छीनकर, अक्सर माएं ऐसा करती है, उसके हाथ से खिलौना छीनकर उसको छुपा लेती हैं और फिर बोलती है चिड़िया ले गई, तो बच्चा ऐसे हाथ हिला देता है कि ले गई चिड़िया, क्योंकि वो खिलौना बच्चे को दिख नहीं रहा। लेकिन जब उसमें वस्तुस्थिति विकसित हो जाता है तब वो मां के पीछे जाकर उस छुपाए हुए खिलौने को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये खिलौना कहां, चिड़िया तो आई नहीं, इसका मतलब ये मां ने कहीं छुपा दिया। खिलौना दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, उसका अस्तित्व तो है। यही वजह है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो बाद में उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि मां कहां है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो वापस घर से पे आएगा स्कूल से तो वो मां घर पे ही मिलेगी। हर आदमी जिनको वो घर से छोड़कर स्कूल में जा रहा है वो घर पे ही मिलेंगे। ये वस्तु स्थायित्व आज भी हमारे जीवन में काम आता है। हमारे कितने सारे लोग हैं, हमारे चित परिचित लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दूसरी जगह जाते हैं, हमें पता है कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो वापस आ जाएंगे। तो वस्तु स्थायित्व। दूसरी चीज, पियाजे इस अवस्था में कहता है विलंबित अनुकरण, वो भी जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु में विकसित हो जाता है। और तीसरी चीज जो होती है वो होती है बच्चे अपनी पहचान विकसित कर लेते हैं। पहचान विकसित करने का मतलब क्या होता है कि बच्चे दर्पण के आगे जब खड़े होते हैं तो ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 15 माह का बच्चा, शिशु अपने आप को दर्पण में पहचानने लग जाता है। आप एक छोटे 8-10 महीने के बच्चे के सामने दर्पण रखेंगे तो वो दर्पण में देखकर क्या सोचेगा कि मेरे जैसा एक बाबू और है, वह उसको देखकर खुश होता है। जैसे चिड़िया अगर दर्पण के आगे देखे तो वो चोंच मारती है, क्योंकि उसको उसका अपना रिफ्लेक्शन लगता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि ये मैं ही हूं, उसको लगता है कि ये चिड़िया कोई और है। ऐसे ही छोटे बच्चे को लगता है कि कोई दूसरा बाबू और है, उसको देखकर खुश होता है। लेकिन लगभग 15 माह की आयु तक आते आते बच्चों के अंदर ये विशेषता विकसित हो जाती है कि उनको ये लगता है कि ये जो मिरर वाला बच्चा है ये नथिंग, नोबडी एल्स, इट्स मी ओनली, वो मैं ही हूं, ये उनके समझ में आ जाता है। तो वो एक प्रकार से आत्म पहचान या अपने आप को पहचानने लग जाते हैं। उसके साथ साथ पियाजे का जो अगली अवस्था है, जैसे हम पियाजे के सिद्धांत में और पढ़ लेंगे, जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका जो पहला पार्ट है प्राक संप्रत्यात्मक या प्री कंसेप्चुअल स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी अवस्था इसी में आ जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर अहम केंद्रवाद होता है। अहम केंद्रवाद का मतलब है कि बच्चा केवल अपने लिए ही दुनिया को मानता है, वो केवल अपना दृष्टिकोण ही समझता है, वो दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। जैसे अगर मैं ये कहूं कि यहां से वो तस्वीर ऐसी दिख रही है तो आप मुझे बताओ अगर मैं वहां खड़ा हो जाऊं तो वो कैसे दिखेगी, तो वो वही उत्तर देगा जहां से खड़े होने पर उसको दिखाई दे रही है। यानी वो ये नहीं समझ सकता कि आपके और मेरे विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे बच्चा कहता है इस टेबल ने मुझे गिरा दिया, इस लकड़ी ने मुझे गिरा दिया, इस फर्श ने मुझे गिरा दिया, ये चांद मेरा पीछा कर रहा है, ये सारी चीजें अहम केंद्रवाद के कारण होती है। और इसका समाधान आगे के अवस्था में होता है जब बच्चे में विकेंद्रीकरण आ जाता है। वैसे पियाजे के सिद्धांत में हम बड़ी डिटेल में इनके ऊपर एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी ये जो समय है ये पियाजे में देंगे हम इन चीजों के ऊपर और चर्चा करने के लिए। भाषा विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप भाषा विकास का चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम चर्चा करेंगे कि 2 साल से लेकर 5-6 साल तक का जो टाइम होता है एक बच्चे के भाषा विकास में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि 18 महीने से लगभग 24 महीने के बच्चे जो होते हैं, 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो तार्किक भाषा यानी 2 शब्दों की भाषा बोलते हैं। लेकिन वो जब 5-6 साल तक के होते हैं तब वो जटिल वाक्यों का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं, नॉन स्टॉप बोलना चालू कर देते हैं। आपके घर में अगर 5-6 साल का बच्चा है तो आप उसे चुप करा के दिखा दीजिए, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, चुप ही नहीं होते। आप ये सोचते होंगे ये कहां से लाते होंगे इतनी लैंग्वेज, लेकिन ये वाकई में ये उनके लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये गोल्डन टाइम होता है 2 साल से लेकर 5 से 6 साल तक। जब वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं तब तक तो उनकी चैटर बॉक्स इतने चैटर बॉक्स बन जाते हैं कि फिर तो वो रुकते ही नहीं है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब के ऊपर भी हम लोग आगे की जो वीडियो है जब भाषा विकास की बात करेंगे तब हम चर्चा करेंगे। शेषावस्था जीवन के पहले वर्ष में पालनकर्ता और शिशु के बीच में अटैचमेंट का यानी लगाव का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। याद रखिएगा
जो माताएं हैं उनको इस बात को विशेष तौर पर समझना है कि अगर आप अपने बच्चे से अटैचमेंट बनाना चाहते हैं तो जिंदगी का पहला साल सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो लाइफ का फर्स्ट ईयर होता है। इसमें हार्लो एंड हार्लो ने डमी माताएं बनाई, बंदरों की डमी माताएं बनाई। एक माता के ये अपन जब इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, तब मैं आपको इसका वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार उन्होंने प्रयोग किया। अभी तो क्या हम अवस्थाओं की चर्चा करें, इसलिए हम एक एक बिंदु पर ज्यादा समय नहीं दे रहे, लेकिन जब संवेगात्मक विकास की बात करेंगे तब हम हार्लो एंड हार्लो का प्रयोग देखेंगे। हार्लो एंड हार्लो ने डमी माताएं बनाई दो बंदरों की। एक माता तार से बनी थी जिस पर दूध की व्यवस्था थी और एक माता कपड़े की बनी हुई थी। बंदरों के छोटे छोटे बच्चों को कुछ समय तक भूखा रखा गया और जैसे ही उन बच्चों को छोड़ा गया तो जो बच्चा भूखा था वो पहले तार वाली मां के पास गया, क्योंकि दूध की व्यवस्था वहां थी। थोड़ी देर वो दूध पीता है, दूध पीने के बाद वह उस मां को छोड़ देता है और बाकी का पूरा टाइम वो कपड़े वाली मां से चिपका रहता है। इसके पीछे हार्लो एंड हार्लो ने एक नियम या एक सिद्धांत या एक विचार व्यक्त किया कि बच्चे और पालन करने वाले माता के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जो लगाव होता है, उसका जो निर्माण होता है, उसके पीछे आधार बच्चे को मिलने वाला पोषण न होकर बच्चे को मिलने वाला शारीरिक सुख या आप कह सकते हैं स्पर्श सुख यानी कांटेक्ट कंफर्ट होता है। स्पर्श सुख जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी माताएं जो इस प्रकार के वस्त्र धारण करती हैं, जो गोद में लिए हुए बच्चे को चुभते हैं, तो बच्चा मां की गोद में सिर्फ उतनी देर रहता है जितनी देर उसको माता का दूध पीना हो, फिर वो तुरंत उतरने की कोशिश करता है। कई माताओं की शिकायत रहती है कि बच्चा मेरी गोद में नहीं रहता, वो दादी नानी के पास चला जाता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आपके कपड़े उसको स्पर्श सुख देने में बाधा तो नहीं पहुंचा रहे। इसलिए आपने कभी देखा होगा हमारे यहां जो माताएं जो जिन्होंने अभी प्रसव की जिनका हुआ है, उनको ये कहा जाता है कि आप सॉफ्ट कपड़े पहनिए। खासतौर पे कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि सबसे आरामदायक कपड़ा जो होता है वो कॉटन या मलमल होता है, क्योंकि उससे ज्यादा सॉफ्ट कोई कपड़ा हो नहीं सकता। ऐसे बच्चों में उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ये प्राक टोली या प्री गैंग है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे गैंग बनाना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर में हम बाल्यावस्था में प्रवेश करने वाले हैं, तो बाल्यावस्था में बच्चे गैंग बनाना चालू कर देते हैं और ये गैंग नॉर्मली समलिंगी समूह होता है, यानी लड़कों का अलग झुंड बन जाता है, लड़कियों का अलग झुंड बन जाता है। लेकिन शेष अवस्था में वो टोली के पहले की अवस्था, इसलिए प्री गैंग एज इसको कहा जाता है। इसको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि अब बच्चा आने वाले समय में स्कूल जाएगा तो उसकी जो तैयारी करने का जो टाइम है वो अब बच्चे का यही है। इसलिए इसको प्री स्कूल और प्री गैंग, क्योंकि बाल्यावस्था स्कूल और गैंग दोनों की अवस्था है, तो ये उससे पहले का टाइम है, इसलिए इसको प्री गैंग और प्री स्कूल अवस्था कहा जाता है। ये अध्यापकों की तैयारी की अवस्था है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो इसलिए टीचर्स की तैयारी का समय है कि अब बस ये आने वाला है और हम पहले से तैयार हो जाए, तो इसलिए अध्यापकों की तैयारी का समय इसको कहा गया है। बच्चा अंतर्मुखी होता है क्योंकि उसका दायरा बहुत सीमित होता है और एक स्वार्थी होता है। उसको यह लगता है कि हर चीज मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए ही है। वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तब वो बहिर्मुखी होने लगता है और थोड़ा बहुत वो दूसरों के बारे में भी सोचना चालू कर देता है, वरना वो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। बच्चा कल्पना लोक में रहता है, उसमें कल्पना बहुत ज्यादा होती है। वास्तविक जगत तो उसको समझ में नहीं आता, वास्तविक जगत तो बहुत बाद में समझ में आता है, उससे पहले वो अपनी काल्पनिक दुनिया में ही विचरण करता है। सेम यही स्थिति किशोरावस्था में भी रिपीट होती है। ऐसे में बच्चों को करके सीखना, चित्रों और कहानियों और खेल के माध्यम से बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। मॉन्टेसरी हो, डाल्टन हो, कोई भी पद्धति हो, इन सब में यही किया है कि बच्चा स्वयं करे, खुद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, चित्रों कहानियों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये तो थी हमारी शेषावस्था। अब हम बात करते हैं अगली अवस्था की, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड का जो समय है वो 6 से लगभग 12 साल का माना गया है। 11 मैंने लड़कियों के लिए लिया है और लड़कों के लिए मैंने 12 लिए। ये जो बाल्यावस्था है अब आप समझ गए होंगे, अब बच्चा स्कूल चला गया और ये वो समय है जहां पे कई महत्वपूर्ण बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये भी कम नहीं है। बाल्यावस्था को रॉस ने
छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता या इन इंग्लिश शूडो मैच्योरिटी की अवस्था का है। यानी बच्चों को यह लगता है कि अब वो बड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब वो हर काम खुद कर सकते हैं, अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उनको जरूरत है। ये एक छद्म परिपक्वता, उनको ये लगता है वो बड़े हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो बड़े नहीं हुए हैं। इसको किलपैट्रिक ने प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण यानी कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन की अवस्था कहा है। यानी हम जब इस आयु में बच्चे को स्कूल भेजते हैं तब हम उसको दो अपोजिट चीजों के बीच में फंसा देते हैं। कैसे? जैसे इस समय बच्चे को हम स्कूल में क्या कहते हैं, कौन फर्स्ट आएगा, कौन इस रेस में दौड़ेगा, कौन इसमें विनर होगा। एक तरफ तो हम बच्चों के बीच में कंपटीशन डाल रहे हैं, साथ ही हम बच्चों को यह भी कह रहे हैं कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। तो बच्चा दो चीजों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट फील करता है कि मैं कॉम्पीट करूं या कोऑपरेट करूं। कोऑपरेशन और कंपटीशन के बीच में यहां एक प्रकार का द्वंद्व इस अवस्था में होता है। इसलिए किलपैट्रिक ने इसको कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन की अवस्था कहा है। इसे गैंग एज या टोली की आयु भी कहा जाता है। गैंग एज का मतलब है कि बच्चे समूह बना लेते हैं और ये समूह होते हैं समलिंगी, यानी लड़कों के अलग समूह होते हैं, लड़कियों के अलग समूह होते हैं। उनके खेल, उनके आप कह सकते हैं उनका पहनावा, उनका रहन सहन चेंज होने लगता है। अब आप अगर 3 साल के लड़के को फ्रॉक पहना दो, उसके लिपस्टिक लगा दो, उसके बिंदिया लगा दो, उसके चोटे बना दो, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन आप एक 6-7 साल के लड़के को फ्रॉक पहना के दिखा दो, मैं आपको मान जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं बॉय, मैं लड़का हूं, आप मेरे को लड़की क्यों बना रहे हो। आप उसकी बिंदिया लिपस्टिक लगा के दिखा दो, नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको ये लगने लग गया है कि वी आर बॉयज। गर्ल्स को ये फील होने लगता है कि वी आर द गर्ल्स। अगर गर्ल्स के साथ कोई बॉय खेल रहा है तो जो बाकी बॉयज होंगे वो उस बॉयज को क्या, उस लड़के को क्या बोलेंगे, अरे ये तो लड़की है, तो लड़कियों के साथ खेलता है। ऐसे ही अगर कोई लड़का लड़कियों के साथ खेल रहा है तो लड़कियां लड़के को लड़की मानने लग जाती है, या कोई लड़की लड़कों के साथ खेलती है तो वो साथ वाली लड़कियां कहती है ये तो लड़का है, ये तो लड़कों के साथ खेलती है। तो ये क्यों होता है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि इस आयु में बच्चे लैंगिक या यौन भूमिकाएं सीख जाते हैं। हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के लिए हमने अलग अलग कार्य का विभाजन कर रखा है, श्रम का विभाजन कर रखा है। जैसे नॉर्मली घर के काम जो होते हैं वो लड़कियां या स्त्रियां करती हैं। माँ को झाड़ू निकालते हुए देखती है, खाना बनाते हुए देखती है, बर्तन साफ करते हुए देखती है, कपड़े धोते हुए देखती है। तो लड़कियों को यह लगता है कि चूंकि आई एम ए फीमेल और मुझे फीमेल होने के कारण ये सब काम करने हैं। लड़के अपने पिता की तरफ देखते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए जब जिंदगी के 5वें वर्ष में बच्चा सुपर ईगो विकसित करता है तो अपने समलिंगी अभिभावक से आत्मीकरण करता है। तो लड़के आत्मीकरण करते हैं पिता से और लड़कियां आत्मीकरण करती हैं माता से। तो उसी के साथ उनके अंदर जेंडर भूमिकाएं आ जाती है कि ये लड़का होने का क्या मतलब है और लड़की होने का क्या मतलब है। अगर खाने का कोई बर्तन अगर मान लीजिए धुला हुआ नहीं है, लड़के को बोलोगे ना कि बेटा इसको धो ले, तो लड़का नॉर्मली मना कर सकता है, बोले कि ये मेरा काम नहीं है, ये दीदी करेगी, और दीदी कर लेगी कहते ही, क्योंकि उसने अपनी मां को देखा ऐसा करते हुए। यहां जेंडर स्टीरियोटाइप विकसित हो जाते हैं, जिसको अपन लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं कि ये काम सिर्फ लड़कों का ही है या ये काम सिर्फ लड़कियों का ही है। इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करने के लिए यानी यौन भूमिकाओं की जो अदला बदली करने की सलाह दी जाती है कि घर के कामों में पुरुष भी उतना ही सहयोग करें जितना घर का कार्य करने में महिलाएं बिजी रहती है। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी घर में पिता खाना बना रहा है तो लड़के को खाना बनाना सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके जो आइडियल है कि भी पिता बना रहे तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पिता झाड़ू निकाल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं इससे जो लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं उसमें कमी आ जाती है। और इसीलिए यहां पर समलिंगी मित्रता होती है। लड़कों की मित्रता अलग होगी, लड़कियों की मित्रता अलग होगी, उनके झुंड भी अलग अलग होंगे। ये ज्यादा बोलने वाली या झकने की अवस्था है। इन इंग्लिश वी कॉल इट चैटर बॉक्स। यानी ये बच्चे इतने ज्यादा बोलते हैं, मतलब जैसे कोई नई नई चीज आती है तो उसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं ना,
तो अभी भी इन्होंने भाषा बहुत अच्छे से विकसित किया है, शब्द भंडार बढ़ाया है, इतना ज्यादा बोलते हैं बाय गॉड इनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। कई बार तो माँ बाप कहते हैं कि इसके ऑन का तो बटन है लेकिन ऑफ का बटन नहीं है, ये बंदी नहीं होती है या बंदी नहीं होता है। ये सृजनात्मकता और रचनात्मकता की अवस्था है। इस समय बच्चे जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो अपने क्रिएटिव कामों में, पढ़ाई लिखाई में, ऐसे कामों में लगाते हैं। तो ये इस समय बहुत अच्छा टाइम होता है अगर बच्चे ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, क्राफ्ट करें, म्यूजिक सीखें, स्पोर्ट्स सीखें, कुछ भी क्रिएटिव या कुछ भी रचनात्मक कार्य वो करें। ये खेलों की आयु है। इससे पहले वाली थी खिलौनों की। अब बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए, अब बच्चे को चाहिए खेल। अब वो चाहे आउटडोर गेम्स हो चाहे वो इंडोर गेम्स हो, तो ये खेलों की आयु है। और पिछली अवस्था जो शेष अवस्था थी वो थी हमारी खिलौनों की आयु। बाल्यावस्था एक संचय प्रवृत्ति है। संचय प्रवृत्ति का मतलब है कि इस समय बच्चों को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। वो उनको पेन भी 50 चाहिए, पेंसिल भी उनके पास 8-10 होनी चाहिए। और ये संचय प्रवृत्ति इस उम्र में नहीं, ये आगे भी रहती है। जैसे आप देखिए जब आप और हम छोटे थे तो जैसे वो कंचे थे, कंचे इकट्ठे करते थे, डब्बा भर लिया, और वो कोई काम नहीं आते लेकिन फिर भी हम इकट्ठा करते हैं। एक संग्रह की प्रवृत्ति होती है। कुछ भी है, कबाड़ है, कागज है, कुछ भी डाक टिकट है, कुछ भी इकट्ठा करना हो। और ये निरर्थक भ्रमण की अवस्था होती है, यानी इस समय बच्चे अनावश्यक इधर उधर घूमते फिरते हैं। ये एक उत्पाती और उद्यमी अवस्था है। उत्पाती और उद्यमी दोनों बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत है। अब उस एनर्जी को अगर आपने प्रॉपर चैनलाइज कर दिया, सही रास्ता दिखा दिया, तो वो कोई ना कोई उद्यम करेंगे, या उद्यम नहीं बोल रहा हूं, उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो वो घर में उत्पात मचाएंगे। सीधी सी बात है, एनर्जी है, नदी है, वो बहेगी तो बाढ़ लाएगी। आप उस पर डैम बना दोगे तो बिजली बना लेना। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसकी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं या नहीं करते हैं। ये लड़ाई झगड़े की अवस्था है। घर में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े बाल्यावस्था वाले बच्चे करते हैं। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े उनके होते हैं, हर एक चीज पर उनके क्या बोलते हैं, झगड़े होते हैं। उसने मेरी तरफ देख लिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वो देखो मेरी तरफ जीभ निकाल रहे। इतने झगड़े इसी अवस्था में सबसे ज्यादा होते हैं। कहानियों से शिक्षा, यही वो समय है जब आप चंपक पढ़ते थे, बाल भास्कर पढ़ते थे, छोटू मोटू जैसी पत्रिकाएं आती थी, यानी कहानियों के माध्यम से। और देख लीजिए हमारा जो सिलेबस है वो 5वीं क्लास तक लगभग कहानियों के माध्यम से ज्यादा होता है। पर्यटन और संग्रह की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। पर्यटन से निरंतर घूमना सार्थक हो जाएगा और संग्रह की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति को सार्थक बना देगी। अच्छी चीजें संग्रह करो, बीज इकट्ठे करने के लिए बोलिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए बोलिए, फूल इकट्ठे करने के लिए बोलिए। आप उनको और कोई चीज अच्छी हो, उपयोगी हो, किताबें इकट्ठी करने के लिए बोलिए, तो वो एक अच्छे पॉजिटिव रूट में चली जाएगी। भाषा विकास की शिक्षा यहां पे बहुत अच्छी दी जाए ताकि बच्चों का शब्द भंडार है वो और अच्छा किया जा सके। ये बाल्यावस्था है। इसके बाद अगली अवस्था आ जाती है किशोर अवस्था। तो मेरी ये कोशिश है कि हम एक वीडियो में तीनों अवस्थाओं को बैक टू बैक पढ़ लें। तो क्या होगा कि एक 40, 45, 50 मिनट की क्लास में तीनों अवस्थाएं हमारी एक साथ पूरी हो जाएंगी। तो एक कंटिन्यूटी भी रहेगी अवस्थाओं में और तीनों चीजें एक साथ कवर भी हो जाएंगी। किशोर अवस्था या एडोलसेंस जो होती है वो 12-13 साल से लेकर 18-19 साल तक रहती है। नॉर्मली जो हमारी गर्ल्स रहती हैं वो 1 से 2 साल आगे रहती हैं बॉयज से। और आप यही रीजन भी देख सकते हैं कि मैरिज के लिए जो लीगल जो एज होती है वो गर्ल्स की 18, लेकिन बॉयज के लिए वो 21 होती है, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी थोड़ी लेट आती है, गर्ल्स जल्दी मैच्योर होती है। किशोरावस्था या एडोलसेंस जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है और एडोलसियर का मतलब होता है परिपक्व होना या मैच्योर होना। इसमें अलग अलग समय है। प्राक किशोरावस्था या प्री एडोलसेंस या इसको तरुणावस्था या इन इंग्लिश प्यूबर्टी कहते हैं, ये आती है 11 से 13 साल तक नॉर्मली बॉयज के अंदर। प्यूबर्टी के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दूं। प्यूबर्टी किशोर अवस्था का एक प्रारंभिक समय है। प्यूबर्टी वो टाइम होता है जब लड़के लड़कियां प्रजनन क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं।
इसके बाद अर्ली एडोलसेंस या प्रारंभिक जो किशोर अवस्था है वो 13-14 साल से लेकर लगभग 16-17 साल तक रहती है, और उसके बाद में लेटर एडोलसेंस या उत्तर किशोर अवस्था आ जाती है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो एडोल्सियर वर्ड है वो लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है टू मैच्योर, और इसको हिंदी में कह सकते हैं परिपक्व होना। इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको टीन एज भी कहते हैं। टीन एज तो आप ऐसे समझ लीजिए ना कि जैसे 13 में लास्ट में टीन आता है, जो 19 तक टीन रहता है, तो इसलिए 13 to 19 होने के कारण इनको टीनेजर कहते हैं। और जो इस आयु के जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर कहा जाता है। टीनेजर, टीन एज और आगे आर लगा दो। और एक बार वो मेरी बेटी ने पता नहीं कहां से वो ढूंढ के लाई, वो मेरे को कहती है कि पापा अपने मारवाड़ी में लड़कों को टिंगर, टिंगर इसीलिए तो नहीं कहते कि वो टीनेजर से किसी ने टिंगर बना दिया हो, पता नहीं भगवान जाने, लेकिन टीनेजर अवस्था होती है। इसको एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। एज ऑफ ब्यूटी का मतलब ये वो टाइम होता है जहां लड़के लड़कियां अपने आप को सजाने में, संवारने में ज्यादा टाइम देने लगते हैं। वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले बच्चे की हेयर स्टाइल कैसे भी हो उसके फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो अपनी हेयर स्टाइल पे, अपने बालों पर, अपनी अपीयरेंस पर, अपने कपड़ों पर, अगर उनके चेहरे पर हल्की सी फुंसी हो जाए तो वो पूरा गर्व उठा लेते हैं कि मेरे चेहरे पर फुंसी हो गई। ये एज ऑफ ब्यूटी है, यानी वो अपने आप के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्म चेतना यहां बढ़ जाती है। ब्यूटी वाला जो कंसेप्ट होता है वो यहां आ जाता है। मिरर के सामने घंटों बिताना एक सामान्य व्यवहार बन जाता है। यह कुसमायोजन की अवस्था है। किशोर अवस्था का नाम कुसमायोजन है। समायोजन नहीं कर पाते हैं, वास्तव में किशोर समायोजन नहीं कर पाते हैं। वो एक प्रकार से द्वंद्व में रहते हैं, क्या करूं क्या करूं। ये परिवर्तन की अवस्था है। परिवर्तन इतनी तीव्र गति से आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और किशोर उन शारीरिक परिवर्तनों को समझ नहीं पाते। इसलिए कई बार यह भी कहा जाता है कि किशोर अवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो परिवर्तन है। इतने ज्यादा चेंजेज आते हैं, बहुत फास्ट चेंजेज आते हैं। इसको संक्रमण यानी ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है, जहां एक बालक थोड़े दिनों बाद वयस्क होने वाला है, इसलिए इसको बाल्यावस्था से वयस्क होने के बीच का संक्रमण काल या ट्रांजिशन फेज भी इसको कहा जाता है। इसको वसंत ऋतु भी कहा जाता है। इसको अटपटी या उलझन वाली अवस्था भी कहा जाता है। एज ऑफ ब्यूटी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। किशोर अवस्था में ये दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो है समूह भक्ति यानी ग्रुप वर्शिप, और दूसरी है हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा। यानी किशोर इस समय अपना जो समूह होता है उस समूह के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा या भक्ति पाई जाती है। यह समूह किसी भी आधार पर हो सकता है, जाति आधार पर हो सकता है, भाषाई आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, या राष्ट्रीयता के आधार पर हो सकता है। यानी समूह भक्ति का मतलब क्या है, गांव का समूह बन सकता है, जाति का समूह बन सकता है, जिले का समूह बन सकता है। आप देख लीजिएगा, जो 18-19 साल के बच्चे या उससे थोड़े कम आयु के बच्चे जब दूसरी जगह जाते हैं, अपने गृह जिले के हिसाब से ग्रुप बना लेते हैं, भाषा के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ मराठी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, राजस्थानी, गुजराती, सीकर जिले वाले, झुंझुनू जिले वाले, चूरू जिले वाले, बाड़मेर जिले वाले, जैसलमेर जिले वाले, किसी भी आधार पर वो समूह बना सकते हैं। और ये धर्म पर भी हो सकता है, जाति पर भी हो सकता है, भाषाई आधार पर भी, कोई भी रीजन हो सकता है। और ये वीर पूजा होती है, यानी वो किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का हीरो मान लेते हैं और बस उसी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। समस्या की अवस्था है। वैसे तो हर अवस्था की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस अवस्था की समस्याएं कुछ ज्यादा गंभीर होती हैं, और इसके पीछे रीजन होता है कि किशोरों में जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो इतने ज्यादा आते हैं कि वो उनको समझ नहीं पाते। यानी शारीरिक परिपक्वता तो आने लगती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का अभाव होने के कारण मनोवैज्ञानिक इसको एक गंभीर समस्या अवस्था मानते हैं। ये वो समय है जब बच्चा अपने जीवन दर्शन का चुनाव करे, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या मेरे जीवन के उसूल होने हैं, किन उसूलों पर मैं मेरा जीवन जीऊंगा। ये जीवन के आदर्शों का समय किशोर अवस्था को माना जाता है। साथ ही इसमें
सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है, बहिर्मुखता आने लगती है। यहां आप कह सकते हैं कि यूरी ब्रानफेन ब्रेनर का जो मंडलीय मॉडल है, उसका जो सबसे बाहरी जो दायरा है, जो वृत्त मंडल है, जो मैक्रो सिस्टम है, वो एक्टिव हो जाता है। सामाजिक दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहिर्मुखता आने लगती है। यहां आत्म प्रेम बढ़ जाता है। आत्म प्रेम का मतलब वे अपने आप को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लग जाते हैं, सेल्फ लव वाली स्थिति यहां बन जाती है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो नार्सिसिज्म यानी आत्म मुग्धता को भी जन्म दे सकती है, वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। आत्मचेतना यानी अपने आप के प्रति वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें जो उनके ऊपर है हावी हो जाती हैं अपने बारे में। पियाजे इस अवस्था को परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कना यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग की अवस्था मानते हैं, क्योंकि पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे जो होते हैं वो औपचारिक संक्रिया की अवस्था में आ जाते हैं, जहां विचार प्रत्यक्ष या मूर्त चीजों के बजाय अमूर्त चीजों पर यानी काल्पनिक चीजों पर चले जाते हैं। और जो रीजनिंग है जिसको हम तर्कना कहते हैं, जो बाल्यावस्था में आगमन के बराबर होती है, यहां निगमन तर्कना आ जाती है। और ये निर्गमन तर्कना उन चीजों पर भी लागू बच्चा कर सकता है जो परिकल्पनात्मक है, जो बच्चा अपने मन में कल्पना करके ऐसा किसी समस्या का समाधान कर सकता है। बाकी पियाजे में इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। यह एक नाम और महत्वपूर्ण है, डेविड एलकाइंड। पियाजे कहता है कि किशोर अवस्था में शेषावस्था की तरह अहम केंद्रवाद होता है, यानी वापस वे अपने आप को अपने जीवन का केंद्र मान लेते हैं। डेविड एलकाइंड ने पियाजे के अहम केंद्रवाद को आगे बढ़ाते हुए इस अहम केंद्रवाद में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए, जिनमें से एक कहलाता है व्यक्तिगत दंतकथा, दूसरा कहलाता है काल्पनिक श्रोता और तीसरा कहलाता है अजेय दंतकथा। इन तीनों के ऊपर हमें 2 मिनट का समय बिल्कुल देना चाहिए और कायदा भी बनता है। व्यक्तिगत दंतकथा को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल फेबल और काल्पनिक श्रोता को कहा जाता है इमेजिनरी ऑडियंस। क्या होता है कि किशोरों को यह लगता है कि जब हम कहीं जाते हैं, दूसरों के सामने कहीं भी जाते हैं, तो वे सब लोग हमारी तरफ उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कहने का मतलब, अगर आपके शर्ट पर अगर कोई खाने का दाग लग गया है जो आपको नजर आ रहा है, तो आप किशोर क्या सोचते हैं कि ये जैसे मुझे दिख रहा है ना, वैसे जितने भी लोग हैं सबको मेरे कपड़ों पर लगे हुए खाने के दाग दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि सब लोगों को दिख रहा है, ऐसा वो अपने मन में कल्पना करते हैं कि मेरी तरफ सबकी नजर है। तो इसीलिए वो अपने मन में काल्पनिक श्रोता बना लेते हैं, जो है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि सबकी नजर मेरे ऊपर है। और उनके आधार पर वो अपने बारे में कुछ मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं, व्यक्तिगत दंत कथाएं बना लेते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसा हो जाएगा तो मैं वहां जाऊंगा तो वो सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो बहुत पतला हूं, मैं तो बहुत मोटा हूं, मेरे तो बाल खराब हैं, मेरे तो चेहरे पे फुंसियां हो रखी हैं, मेरे तो चश्मा अच्छा नहीं लगता, ये वगैरह वगैरह। साथ ही इस समय किशोर एक चीज और महसूस करते हैं जिसको बोलते हैं इनविंसिबल फेबल यानी अजेय दंत कथा। अजेय दंत कथा का मतलब है कि किशोर ये सोचते हैं कि वे कानून, समाज, नियमों से बहुत ऊपर हैं और मृत्यु उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वे अमर हैं, वे अजेय हैं और उनके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं है। यानी वे अक्सर कहते हुए ये सुन जाते हैं, अपन सुन सकते हैं उनको कि कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे अगर वो दीवार से छलांग लगा रहे हैं, बोले कि कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। आप देख लेना, आजकल के जो युवा हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वो ऐसे स्टंट करते हैं जो वाकई में जानलेवा होते हैं। जैसे हाथ छोड़कर बाइक चलाना, बाइक से ऐसे 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 सर्पिलाकार डिजाइन बनाना, ऊंचे पुलों से नीचे पानी में छलांग लगाना, ट्रेन से फाटक से लटक कर यात्रा करना, एक हाथ से जैसे ट्रेन का फाटक पकड़ना, फिर हवा में लहराना, ऐसे बहुत सारे रिस्की बिहेवियर, शराब पीना या ड्रग्स का सेवन करना, ये सारी चीजें उनको ये लगता है कि वे सब कानून, समाज सबसे ऊपर है और उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये किशोर अवस्था की पहचान है, जैसा डेविड एलकाइंड ने बताया था।
फ्राइड कहता है कि ये काम प्रवृत्ति की प्रबलता का समय है। इस अवस्था में सबसे प्रमुख संवेग काम संवेग होता है और ये जननेंद्रिय अवस्था का समय, जैसा कि फ्राइड ने बताया था। यहां मित्रता समलिंगी भी हो सकती है, विषम लिंगी भी हो सकती है और व्यक्तिगत मित्रता हो जाती है, मित्रता घनिष्ठ हो जाती है। यानी इससे पहले तो मित्रता सामूहिक होती थी, अब मित्रता व्यक्तिगत हो जाती है। जैसे पहले बाल्यावस्था में हो सकता है कि आपके मोहल्ले के 10 लड़के आपके बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन किशोर अवस्था में आपका कोई एक खास बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। यानी ये बेस्ट फ्रेंड वाली अवस्था यहां आ जाती है, मित्रता व्यक्तिगत और घनिष्ठ होने लगती है। ये अवस्था में कल्पना बहुत उच्च हो जाती है, चिंतन का स्तर जो होता है वो अमूर्त लेवल पर चला जाता है, तर्कना अपने उच्चतम स्तर पर चली जाती है। यानी मूर्त के बजाय कल्पना अमूर्त वस्तुओं पर आधारित हो जाती है, चिंतन आगमन से बढ़कर निगमन की तरफ चला जाता है। और एरिक्सन ने इसको अहम विशिष्टता, या आप इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पहचान बनाम पहचान भ्रम की अवस्था कहा है, क्योंकि एरिक्सन का यह मानना था कि वो समय है जब बच्चे अपने जीवन की कोई एक पहचान बनाएंगे कि उनको फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है। यहां अगर बच्चे मेहनत करके अपनी पहचान बना लेते हैं तो वे आगे जाकर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वरना वो पहचान भ्रम में सीमित रह जाएंगे और आगे की अवस्थाओं पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां किशोरों का वैचारिक टकराव होता है अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, उनके विचार मेल नहीं खाते हैं। अक्सर जेनरेशन गैप वाला जो कंसेप्ट है वो यहां ज्यादा काम करता है। किशोरों को ये लगता है कि उनके माता पिता पुराने हो चुके हैं, वो पुराने विचारों के हैं, उनके टीचर पुराने विचारों के हैं। जैसे आजकल के जेनजी टाइप के बच्चे कहते हैं ना कि भाई हम हैं नई पीढ़ी के, हम छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। तो ये चीजें एक टकराव उत्पन्न करती हैं, वैचारिक टकराव। और एक और चीज जो इनके बीच में होती है, जो रियलिटी है वास्तव में जो बाहर है और जो वो अपने मन में कल्पना करते हैं, उनके बीच में भी सामंजस्य नहीं बन पाता है। और ये कुछ विशेषताएं हमने शिशुअवस्था, किशोर अवस्था, बाल अवस्था की हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि इस एक क्लास से आपकी ये तीनों अवस्थाएं अच्छे से समझ में आ गई हो। फिर भी आप पुस्तक का जरूर अध्ययन करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको पढ़ना ही होता है, उनको वीडियो में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। अगली वीडियो में हम विकास के आयामों पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।